Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज स्टैटिक जीके वाला दिन है। लेक्चर थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में मैं लेट हो गई हूँ, बट होपफुली आज ये लेक्चर 9:30 तक जो है अपलोड हो जाएगा। आज हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसको कवर करेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड जो हमारी न्यू स्पेस पॉलिसी आई थी 2020 में उसको भी कवर करेंगे इसी के अंडर। ओके, तो अगर ओरिजिन्स और हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करें तो जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है दैट वाज अ विजन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। एंड इनको स्पार जो है पहले बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज ओनली लेटर दैट दिस इनको स्पार गॉट इवॉल्व्ड इनटू द मॉडर्न डे करंट डे इसरो। तो 1962 में विक्रम साराभाई जी ने इस्टेब्लिश करा था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पार। इसरो की जो फॉर्मेशन है वो 1969 में हुई थी। इनको स्पार को रिप्लेस कर दिया गया था इसरो के द्वारा, एंड इंडिया के स्पेस रिसर्च एफर्ट्स को इसी के साथ फॉर्मलाइज कर दिया गया था, ऑफिशियल कर दिया गया था। इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी, और लॉन्च करने के लिए हमने सोवियत यूनियन से उसको लॉन्च करा था। उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, आज की डेट में रशिया है। अगर अपने पहले इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल की बात करें तो पहला लॉन्च व्हीकल था हमारा SLV-3। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। और 1980 में इस व्हीकल के थ्रू हमने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला था। तो इंडिजिनस स्पेस कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, हमने फॉरेन एड के बिना जब अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करा है दैट इज़ इन 1980। आज की डेट में हमारे पास 3 तरह के लॉन्च व्हीकल्स हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें 3 लॉन्च व्हीकल्स हैं। एक है आपका, पहला है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को रखता है। पोलर ऑर्बिट होता है जो आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। पोल्स के हिसाब से आपकी अर्थ है, ये आपका एक्सिस आ गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो पोलर ऑर्बिट इज समथिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओरिएंटेशन ऑफ द पोल्स। ये सैटेलाइट्स जो हैं आपका सन सिंक्रोनस होती हैं, एंड उनका एक ही टाइम रहता है इक्वेटर क्रॉस करने का एट लोकल टाइम। तो 1993 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसरो का सबसे सक्सेसफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है। इट कैन लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट्स, एंड आज तक जो है इसका सबसे जो बड़ा मिशन इसने कैरी आउट करा है वो है 104 सैटेलाइट्स। इसने एक सिंगल मिशन में जो है सैटेलाइट्स जो हैं प्लेस करी हैं ऑर्बिट्स में। इट वाज अ PSLV C-37 मिशन इन 2017। तो मोस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इन वन गो का रिकॉर्ड है इसके पास। दूसरा लॉन्च व्हीकल है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 2001 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में जो है डालता है। जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं? ये आपके पोलर ऑर्बिट्स नहीं होते, ये आपके मीडियम टू हाई ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट्स होते हैं। मोर देन 1500 किलोमीटर्स टू 36,000 किलोमीटर्स तक वाले जो ऑर्बिट्स होते हैं वो आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं, एंड वो अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक किए जाते हैं। जियो सिंक्रोनस, जियो इज अर्थ, तो अर्थ जैसे रोटेट कर रही है उसके साथ सिंक करके सैटेलाइट जो है वो रोटेट करती है। राइट, एक फिक्स पोजीशन के ऊपर ये सैटेलाइट रहती है, अनलाइक पोलर सैटेलाइट्स जो घूमती रहती हैं। दे आर नॉट फिक्स, दे आर मोबाइल, बट दिस सैटेलाइट इज स्टेशनरी ओवर वन पॉइंट, एंड एक बर्ड्स आई व्यू, एक साइनॉप्टिक व्यू देती है, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग के काम आती है। राइट, तो GSLV MK3 जो है ये इसका थर्ड वर्जन जो है मार्क 3 इसको कहा जाता है, 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये हेवीएस्ट और मोस्ट पावरफुल वर्जन है। और चंद्रयान 2 और गगनयान मिशंस जैसे जो हमारे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मिशंस हैं उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये हेवीएस्ट लोड कैरी कर सकता है और बहुत पावरफुल एक वर्जन है, एक बहुत पावरफुल व्हीकल है विच इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्च ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट मिशंस। और तीसरा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के, माइक्रो सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स, क्यूब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के काम आता है। बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि अगेन मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट्स इसके ऊपर डिप्लॉय की जा सकती हैं। इसकी पहली फ़्लाइट जो थी वो 2022 में कंडक्ट करवाई गई थी।
आज की डेट में इसरो जो है RLV पे काम कर रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है, कि बार बार एक ही व्हीकल को यूज़ किया जा सके सैटेलाइट लॉन्च के लिए, विच विल कट डाउन ऑन द ऑपरेशनल कॉस्ट। आने वाली स्लाइड्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंडमार्क स्पेस मिशंस की बात की जाए तो चंद्रयान मिशंस थे हमारे, जो मून एक्सप्लोरेशन मिशंस हैं। पहला मिशन 2008 में आया, जिसने कंफर्म किया कि हाँ, मून के साउथ पोल पर वाटर की प्रेजेंस है। 2019 में चंद्रयान 2 था। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। लैंडर जो है सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और वो डैमेज हो गया। लेकिन आज तक जो प्रज्ञान, जो इसका रोवर है, वो काम कर रहा था एंड अभी भी वैल्यूएबल डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है अर्थ पे। इसी प्रज्ञान को इस्तेमाल करके, इसी रोवर को इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था। और नया लैंडर जो है, सिर्फ लैंडर भेजा गया था, जिसने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड किया, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल। राइट। तो प्रज्ञान रोवर तो वही चंद्रयान 2 का रोवर यूज़ किया एंड एक नया लैंडर जो है इस मिशन में ऐड किया गया। 2023 में ये मिशन कंडक्ट किया गया था। फिर 2013 में मंगलयान मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इनफैक्ट अक्षय कुमार की मूवी भी है इसके ऊपर। तो इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था एंड इंडिया जो है इसके साथ 4th कंट्री बन गई जो मार्स तक पहुंची है एंड फर्स्ट टू डू सो अपने पहले ही अटेम्प्ट में। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट में इंडिया मार्स पे पहुंच गई। 2015 में एस्ट्रोसैट का लॉन्च हुआ, एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि सिलेस्टियल सोर्सेज को स्टडी करने के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स में, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, ये सब स्टडी करने के लिए जो है लॉन्च की गई। फिर आदित्य L1 मिशन जो अगेन 2023 में लॉन्च हुआ था। दिस इज बेसिकली आदित्य L1 हैज़ टू डू विद द इट इज़ अ सन मिशन। तो इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था जो सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ। सन को स्टडी करता है, पर्टिकुलरली सन का जो आउटर मोस्ट ल्यूमिनस रीजन है, इसको कोरोना बोला जाता है, एंड सोलर विंड्स। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी जो है एक मिशन जो है इसके ऊपर डेडिकेटेड है। अभी करंट अफेयर्स के लेक्चर में, कल परसों वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो अगर याद नहीं है प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम ज्ञान गुरुकुल के चैनल पर, आप वो जाकर जो है देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा अपकमिंग मिशन है गगनयान मिशन, जिसमें हम ह्यूमंस को जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जिनको व्योमनॉट्स माना गया है, व्योम इज ईथर स्पेस, तो व्योमनॉट्स बोला जा रहा है, तो उनको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की बात की जा रही है। इंडिया का पहला क्रूड स्पेस मिशन होगा, इंडिजिनस क्रूड स्पेस मिशन होगा। तो पहली इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट्स एस्केप सिस्टम की वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं एंड ये जो क्रूड मिशन जो है, इसमें जो आपके व्योमनॉट्स हैं उनको भी रिकग्नाइज कर लिया गया है। इट इज़ शेड्यूल्ड फॉर 2024 टू 2025 अगले साल तक ये लॉन्च हो जाएगा। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो रेंज ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं। हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो हमारी GSAT हैं, और जो इनसैट सीरीज़ की सैटेलाइट्स हैं वो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फिर हमारी IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़ की सैटेलाइट्स हैं जो रिसोर्स मैपिंग के काम आती हैं, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्बन स्टडीज़, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर के काम आती हैं। और लास्टली हमारा नाविक कॉन्स्टिलेशन है, विच मीन्स नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, सिमिलर टू द GPS सिस्टम, सिमिलर टू द GLONASS सिस्टम, सिमिलर टू द गैलीलियो सिस्टम। तो ये एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारे GPS जैसे प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये भी पोजीशन सिस्टम की बात करती है। इट कवर्स इंडिया एंड सराउंडिंग रीजन्स अप टू 1500 किलोमीटर्स। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड कमर्शियल सक्सेस की बात की जाए तो इसरो ने बहुत सारे जो आपके फॉरेन स्पेस एजेंसीज, नासा, जैक्सा, रशिया, इसके साथ जो है पार्टनर करा है एंड फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करा है। ओवर 350 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम मोर देन 30 कंट्रीज हम आज तक लॉन्च कर चुके हैं। इसरो की कमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स कोऑपरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। एंट्रिक्स जो है 1992 में बनाई गई थी। ये कमर्शियल ऑपरेशंस को हैंडल करती है, इंक्लूडिंग सैटेलाइट लॉन्चेस फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। NSIL जो है इट इज़ रिलेटिवली न्यूअर एंड 2019 में लॉन्च की गई थी एंड इट वाज सपोज टू टेक ओवर
जो एंट्रिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड बूस्ट इंडिया का रोल जो ग्लोबल स्पेस मार्केट में है। रीसेंट एडवांसमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स की अगर बात की जाए तो स्मॉल सैटेलाइट मार्केट जो है बहुत थ्राइविंग मार्केट है, क्योंकि इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं तो उनके पास ना ही इतना इन्वेस्टमेंट होता है, ना ही इतना कैपिटल होता है और कि वो बड़ी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें। तो इंक्रीजिंग डिमांड है स्मॉल सैटेलाइट्स की, जो आपका मल्टीपर्पज़ भी होती हैं, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो SSLV टेक्नोलॉजी में इसरो बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की मैंने आपको बात बताई कि इट इज़ वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सो दैट हमारे सैटेलाइट लॉन्चेस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स भी तो एक रीयूजेबल व्हीकल बना रही है, राइट? उनका फाल्कन वाला जो सिस्टम है। और स्पेस स्टेशन बनाने की, एक इंडियन स्पेस स्टेशन ISS ऑलरेडी है, बट उस पर एक इंडियन स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में बनाने की जो है बात की जा रही है। इसरो प्लान कर रहा है कि एक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जा सके 2030 तक, सो दैट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड विजिट्स के लिए जो है लो अर्थ ऑर्बिट्स में रह सके। बजट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो 2023-2024 के लिए जो बजट था इसरो का वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन था। इसरो के मिशंस अपनी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के लिए माने जाते हैं। दे आर वेरी हम्बल मिशंस और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिशंस रहते हैं। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था वो सिर्फ $74 मिलियन का मिशन था। सिर्फ 74 मिलियन, मतलब फॉर अ स्पेस रिसर्च एक्टिविटी 74 मिलियन बहुत कम है। चंद्रयान जो है 2 मिशन, दैट वाज समवेयर क्लोज टू $144 मिलियन। तो कंपैरेटिवली विद अदर कंट्रीज हु हैव कंडक्टेड सिमिलर मिशंस, बहुत कम कॉस्ट पर ये मिशंस कंडक्ट करवाए गए हैं। स्पेस पॉलिसी और रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो 2020 में जो है आउटर स्पेस जो है हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया एंड इन्होंने इस्टेब्लिश करा इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है और फैसिलिटेट करता है। और इसमें सैटेलाइट डेवलपमेंट, लॉन्चिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड हैं। Of course, ISRO has been a very successful organization. जो space program है that is on the right track, budget friendly है, innovative है और global research जो है उसमें contribute कर रहा है। तो again, ISRO becomes a key player in the global environment. However, there are certain challenges. डेब्रीज, जो स्पेस डेब्री हमारी है, इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर चुके हैं, हर कंट्री की मल्टीपल सैटेलाइट्स होंगे, अब आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर रहे हो स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कितना कचरा, कितना कूड़ा, कुछ सैटेलाइट्स मैल फंक्शनल हैं, कुछ ख़राब हो गई, कुछ जो है ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाई, कुछ फट गया, कुछ मतलब टूट गया। तो वो सारा जो है वो स्पेस में उड़ ही रहा है, वो कहीं सेटल नहीं होता, वो डिपॉजिट नहीं होता। तो वो जो है बाकी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए एक इशू कॉज करता है। साथ ही साथ जो ऑर्बिट्स हैं उसमें जो है अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड प्राइवेट स्पेस कंपनीज के एडवेंट के साथ, उनकी एवोल्यूशन के साथ, इलॉन मस्क की स्पेस एक्स जैसी कंपनीज के साथ कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है, बहुत तगड़ा हो गया है। तो कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च मार्केट की अगर बात की जाए तो बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है एंड उस वजह से जो है कंपटीशन बढ़ने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। टोटल सैटेलाइट्स 2023 में तक जो इसरो ने लॉन्च करी हैं वो ओवर 450 सैटेलाइट्स हैं, इंक्लूडिंग बोथ इंडियन एंड फॉरेन सैटेलाइट्स। स्पेसक्राफ्ट मिशंस की अगर बात की जाए 120 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट मिशंस हैं, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, सारे एप्लीकेशंस को कवर करते हुए। एंड अगर लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए तो PSLV, GSLV 1, 2, 3, SSLV एंड ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो चल ही रहा है, राइट। मूविंग ऑन, कुछ इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स की बात कर देते हैं। सबसे पहला तो क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट। तो जो हमारा GSLV है, जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो क्रायोजेनिक इंजन्स का जो है इस्तेमाल करता है, जो हैवी पेलोड्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में लेकर जाते हैं। जो इसका अपर स्टेज है वो GSLV D5 2014 में जो है सक्सेसफुली यूज़ हुआ था एंड क्रूशियल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए।
और ये जो क्रायोजेनिक इंजन्स का हमने डेवलपमेंट करा है, हेलो, एम आई ऑडिबल? राइट। क्रायोजेनिक इंजन्स का जो हमने डेवलपमेंट करा है, इट अलाउज इसरो टू अवॉइड रिलाइंग ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज फॉर हैवी लिफ्ट मिशंस। तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करता है हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट्स के लिए। अब आप बोलोगे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है? ये एक तरह का रॉकेट इंजन होता है जिसमें लिक्विफाइड गैसेस का इस्तेमाल होता है एज फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स। तो लिक्विफाइड गैसेस का यूज होता है फ्यूल की तरह भी और ऑक्सीडाइजर की तरह भी, बहुत कम टेम्परेचर्स पर या क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर। तो बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, इन सब गैसेस को फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम टेम्परेचर्स पे इन गैसेस को रखा जाता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पे इनको रखा जाता है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट द क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट जो है, क्रायोजेनिक इंजन्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिर नाविक, या जिसका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये 2013 से 2018 के बीच में लॉन्च किया गया था। 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है जो कि रीजनल जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सर्विसेज जो है, जियो पोजिशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस यूज़ दोनों के लिए यूज़ होती हैं। एंड इंडिया और उसके सराउंडिंग 1500 किलोमीटर्स को ये कवर करती हैं। एक्यूरेट पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं और वाइड एप्लीकेशंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, रिसोर्स मैपिंग के लिए, फ्लीट ट्रैकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, राइट। स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, तो इसरो ने पायनियर कर लिया डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। एंड मोर ओवर 2022 में SSLV भी लॉन्च कर दिया। तो उस वजह से क्या हो गया, अगेन पेलोड कैपेसिटीज़ बढ़ गई हैं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट चल रहा है। सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स जो है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की, वो 2016 में हो गई हैं। एंड सब्सिक्वेंट एफर्ट्स जो है वो रीयूजेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सोसाइटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है? ऑफ कोर्स आपकी जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, ये वाली सैटेलाइट्स आपकी कहाँ गई, ये वाली सारी सैटेलाइट्स, ये इसके यूजेस ही तो हैं, एप्लीकेशंस ही तो हैं। तो चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो, चाहे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करो, एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन में भी जो है सैटेलाइट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डिस्टेंस एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में आपकी एड्यूसैट जो 2004 में लॉन्च हुई थी, वो एजुकेशनल कंटेंट जो है रिमोट रीजन्स तक पहुंचाती है, रूरल अर्बन डिवाइड को कम करती है एजुकेशनल एक्सेस के मसले में, ठीक है। टेलीमेडिसिन सर्विसेज देती हैं, इनेबलिंग डॉक्टर्स इन अर्बन एरियाज, जो पेशेंट्स रिमोट एरियाज में बैठे हैं, रूरल एरियाज में बैठे हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थ्रू जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। फिशरीज और ओशन मैपिंग, आपकी सरल या ओशन सैट जैसी सैटेलाइट्स जो हैं वो आपका जो सी के पैरामीटर्स हैं उसको मेजर करती हैं। क्लोरोफिल कंटेंट आ गया, आपका टेम्परेचर आ गया, विंड स्पीड आ गया, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। एंड क्रूशियल डेटा देती हैं फिशरी सेक्टर के ऊपर। फिशरमैन को गाइड करती हैं कि कहाँ पर फिश मिलेगी ज़्यादा, कहाँ पर ज़्यादा सस्टेनेबल हार्वेस्ट होगा फिश का। तो SDG गोल्स को, पावर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले गोल्स को, हंगर वाले गोल्स को, जेंडर इक्वालिटी वाले गोल्स को, क्वालिटी एजुकेशन वाले रोल्स को, सबके लिए जो है इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इनसैट और जीसैट सैटेलाइट्स जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट सबको मॉनिटर कर सकती है, उनके लिए अर्ली वार्निंग्स दे सकती हैं। जैसे आपकी इनसैट 3D और 3DR जो है वेदर फोरकास्टिंग को सपोर्ट करती हैं, तो फास्टर इवैक्यूएशन और रिलीफ मेजर्स को प्रमोट करती हैं। आपकी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, प्रिसिशन एग्रीकल्चर के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसको लिंक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है ना, 17 गोल्स हैं with 169 targets which have to be achieved by 2030 so that हमारी सोसाइटी जो है एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सके। इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस और पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया था 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हम पार्टनर कर चुके हैं और 350 से ज़्यादा हम सैटेलाइट जो है लॉन्च कर चुके हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट भी कर चुके हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे जैक्सा हो, चाहे CNES हो जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली
हमारा मेजर कोलैबोरेशन नासा के साथ हुआ है 2024 में, जहाँ पे हमने निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन को जो है लॉन्च करा है, जो अर्थ का लैंड, आइस और बाकी सारे इकोसिस्टम्स को डिटेल में पड़ेगा। रेडार बेस्ड सैटेलाइट्स का जो है वो एडवांटेज क्या रहता है, रडार बेस्ड सैटेलाइट्स हर वेदर कंडीशन में डे एंड नाइट जो है काम करती हैं, सो दे प्रोवाइड 24/7 कवरेज। नॉर्मल सैटेलाइट्स जो हैं वो 24/7 कवरेज नहीं देती हैं, उनको हमेशा एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत रहती है, राइट। साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 हमने लॉन्च करी है, विच इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट दी सार्क नेशंस। हमने सार्क के ऊपर भी एक स्टैटिक जीके का लेक्चर बनाया है, आप वो स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम वाले प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो 2017 में ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब कंट्रीज़ को जो है ये दिख रही है, एंड एक डिप्लोमेटिक जेस्चर है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को रीआइटरेट करता है, एंड इंडिया की विलिंगनेस टू शेयर बेनिफिट्स विद नेबरिंग कंट्रीज, उसको जो है सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करता है। इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2020 में आई, जिसने प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी। इसके लिए इन्होंने इन स्पेस की फॉर्मेशन करी, राइट। उसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL है, जो इसरो की कमर्शियल आर्म है, एंड ये कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स सर्विसेज की जो है उस पर फोकस करती है। तो ग्रेटर शेयर ऑफ ग्लोबल स्पेस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है NISL, एंड स्टार्टअप्स के साथ और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने की इसकी कोशिश रहती है, सो दैट इसरो की जो कमर्शियल आर्म्स और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो हो सके अच्छे से। एंड एक हमारे लेजिस्लेचर में स्पेस एक्टिविटीज़ बिल जो है वो प्रपोज्ड है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन टू रेगुलेट कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन स्पेस। अब ऐसा तो नहीं है ना कोई भी सैटेलाइट डाल दे, मे बी वो सैटेलाइट गलत इस्तेमाल के लिए यूज़ हो रही हो, गलत यूज़ के लिए, गलत पर्पस के लिए यूज़ हो, टेररिज्म के लिए यूज़ हो रही हो, ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रही हो, डार्क वेब को प्रमोट करने के लिए यूज़ हो रही है, तो गलत चीज़ों के लिए प्रमोट करने के लिए यूज़ हो रही है, तो रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना प्राइवेट सेक्टर को इस फील्ड में भी। तो उसके लिए जो है लीगल फ्रेमवर्क्स ले करने के लिए ये स्पेस एक्टिविटीज़ बिल अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। लेट्स सी कब तक ये आएगा। इमर्जिंग सेक्टर्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? मून और मार्स के बियॉन्ड जाना है, चंद्रयान और मंगलयान के बियॉन्ड जाना है। तो 2026 में हमारा शुक्रयान प्रपोज्ड है, एक मिशन। शुक्रयान इज़ द वीनस मिशन। एंड प्लानिटरी एवोल्यूशन कैसे हुई है और कंडीशंस ऑफ लाइफ कैसे इवॉल्व हुए हैं, वो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे जब हम वीनस की स्टडी करेंगे। आपको पता होगा वीनस, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन, वीनस पे टेम्परेचर्स बहुत हाई रहते हैं। इट इज़ फॉर एवर कवर्ड विद क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस का एटमोसफियर जो है वो जो है ब्लो अवे हो चुका है बिकॉज ऑफ द सोलर विंड्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर। तो वो सब स्टडी करेंगे। फिर गगनयान मिशन तो है ही है हमारा, जो पहला क्रूड स्पेस मिशन है, जहाँ पे हम व्योमनॉट्स को स्पेस ट्रैवल पे भेजेंगे। प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन और स्पेस स्टार्टअप्स को प्रमोशन की बात भी है, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस है, स्काई रूट एरोस्पेस है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की बात हो रही है, 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी बात हो रही है। एंड साथ ही साथ स्पेस माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, जहाँ पर हम एस्ट्रॉइड्स से रिसोर्सेज डिराइव करने की बात करते हैं, एस्ट्रॉइड्स पे माइंस लगाने की बात करते हैं, या मून की सरफेस से जो है चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की बात करें। तो फ्यूचर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है। लेट्स सी हाउ दीज इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को कैसे हम फ्यूचर में अपने बेटरमेंट के लिए और अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस साइंस एंड रिसर्च की बात की जाए तो साइंटिफिक मिशंस में भी इसरो ने बहुत हेविली इन्वेस्ट करा है। जो आपका एस्ट्रोसैट मिशन था 2015 में, जो एक डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो स्टार्स को, ब्लैक होल्स को, गैलेक्सीज को स्टडी करती है, एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो है ये ऑब्जर्व करती है। तो इसरो प्लान कर रही है कि इन्हीं लाइंस पर और सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेटरीज को लॉन्च किया जाए, ताकि स्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट को जो है इन्हांस किया जा सके। एस्ट्रोबायोलॉजी एंड एक्सोप्लैनेट रिसर्च पे अगेन इसरो इज पॉन्डरिंग ओवर द फैक्ट कि फ्यूचर मिशंस में हम एक्सोप्लैनेट्स, ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं लेकिन जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स हो सकते हैं, जो गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करते हैं प्लैनेट्स,
तो उनको स्टडी करें, डिस्टेंट मून्स जो हैं स्टडी करें। तो अगेन एस्ट्रोबायोलॉजी की रिसर्च पे इंडिया को फोरफ्रंट पे रखने की बात हो रही है। ये क्रोनोलॉजी है ऑफ ऑल द सैटेलाइट्स विच हैव बीन लॉन्च्ड। सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी 1975 में, जो कि सोवियत यूनियन से लॉन्च की गई थी। तो इट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे इसने। 1979 में भास्कर 1 जो है वो लॉन्च की गई। अगेन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए, प्राइमरीली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हाइड्रोलॉजी के लिए। फिर 1980 से 84 तक रोहिणी सैटेलाइट सीरीज आई, वेदर फोरकास्टिंग एंड अगेन रिमोट सेंसिंग के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर 1981 में एप्पल आई। द फुल फॉर्म ऑफ एप्पल वाज आरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट्स। एक एक्सपेरिमेंट ही लिखा है ना, तो एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी फॉर कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रहे थे। 1981 में भास्कर 2 ही आई, विच वॉज अ सक्सेसर टू भास्कर 1, अर्थ ऑब्जर्वेशन विद इम्प्रूव्ड रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। 82 से 90 तक इनसैट 1 सीरीज़ की सैटेलाइट्स आई, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स थी, मल्टीपर्पज़ थी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मेट्रोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इन सब पे इसका फोकस था। 1988 में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A आई। अगेन पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, जो कि नेचुरल रिसोर्स मैपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, LULC लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल की गई। 1992 से 1999 तक इनसैट 2 सीरीज़ की सैटेलाइट्स आई, विच वर अगेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड इनका काम जो था कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थी ये, ठीक है। फिर IRS-1B आई, फिर IRS-P2, बेसिकली IRS सीरीज़ की सैटेलाइट्स का काम रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन का है। इनसैट सीरीज़ की सैटेलाइट या GSAT सीरीज़ की सैटेलाइट का काम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाकर टेलीकम्युनिकेशन, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपका मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग का काम रहेगा, ठीक है। इनसैट एंड GSAT फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर मेट्रोलॉजी, for communications and telecommunications, IRS for earth observation and remote sensing। फिर 1999 में इनसैट 2E आई, अगेन जियो स्टेशनरी है। फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 1 आई 2001 में, इट इज़ अगेन ए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। 2002 में कल्पना 1 आई। कल्पना 1 वॉज नेम्ड आफ्टर आर फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, woman astronaut Kalpana Chawla, who died in a very tragic space accident while returning to Earth. She was employed with NASA and ये अगेन मेट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए सैटेलाइट थी एंड वेदर फोरकास्टिंग, मॉनसून मॉनिटरिंग और डिजास्टर वार्निंग के लिए थी। GSAT-2 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 2 जो 2003 में आई। जियो सिंक्रोनस से अगेन टेलीकम्युनिकेशंस और ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होगी। फिर इनसैट 3A आई 2003 में, इनसैट 3E आई 2003 में, अगेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो टेलीकम्युनिकेशंस और ब्रॉडकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग पे फोकस कर रही थी। GSAT-3 जिसका नाम एड्यूसैट भी था, ये एजुकेशनल सर्विसेज और टेलीमेडिसिन को प्रमोट करने के लिए आई। कार्टोसैट-1, कार्टो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। तो जब हम मैप्स बनाने की बात करते हैं तो अगेन ये आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, ये आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होगी, सन सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट होगी। तो अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कार्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल की गई। इनसैट 4A 2005, अगेन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कार्टोसैट-2 2007 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। GSAT-4 मिशन जो था वो एक फेल्ड मिशन था 2010 में। GSAT जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 4, तो जियो स्टेशनरी एक GPS एडेड जियो स्टेशनरी एक्सपेरिमेंट था और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल की गई थी। GSAT-12 2011 में इट रिप्लेस इनसैट 3B एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को एक्सटेंड करा। फिर आई इंडिया की पहली रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2012 में, तो ऑल वेदर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मैंने बताया ना रेडार की क्या रहती है, ऑल वेदर, ऑल पर्पस, डे एंड नाइट 24/7 ये सैटेलाइट काम करेगी। तो ऑल वेदर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल किया गया एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए।
2012 में GSAT-10 आई। GSAT-10 अगेन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, टेलीकम्युनिकेशंस वेदर फोरकास्टिंग का काम करेगी। 2013 में सरल सैटेलाइट आई ओशनोग्राफिक स्टडीज के लिए, इसमें आर्गोस और ऑल्टिका जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। फिर IRNSS-1A आई जो आपकी नाविक सिस्टम की पहली सैटेलाइट थी 2013 में। मंगलयान मिशन आया 2013 में, GSAT-6 आई 2015 में, एस्ट्रोसैट आई 2015 में। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। IRNSS-1B टू IRNSS-1L 1I आई 2014 से 2018 नाविक का अगेन जो है ये आपका बाकी रिमेनिंग सैटेलाइट्स थी। बताया था ना 7 सैटेलाइट्स हैं। पहली सैटेलाइट 2013 में आई, बाकी की 2014 से 2018 के बीच में आई। फिर कार्टोसैट 2C, कार्टोसैट अगेन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी। GSAT-19 जियोसिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी जो 2017 में आई। फिर कार्टोसैट 2E 2017 में आई। GSAT-29, GSAT-31 2018-19 में। फिर आपका मून मिशन आया चंद्रयान 2 जो कि फेल हो गया। आपका लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। रोवर तो इमेजेस भेज रहा था, लैंडर विक्रम जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। विक्रम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई हु वाज द पायनियर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। कार्टोसैट 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अगेन। रीसैट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2BR1, ठीक है। GSAT-30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 2020 में आई, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये। CMS कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 2020 में आई, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग इन रिमोट एरियाज को प्रमोट करती थी। EOS-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 जो 2021 में आई, इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट एंड बट इस सैटेलाइट का पर्पस था डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को प्रमोट करना। GSAT-24 2022 में अगेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। SSLV-D1 2022 में था ये, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट वाज इंटेंडेड टू कैरी स्मॉलर पेलोड्स इनटू द लोअर अर्थ ऑर्बिट, लेकिन ये फेल कर गया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन आया एंड 2023 में ही आदित्य L1 मिशन आया। दिस इज अ क्रोनोलॉजी। तो सैटेलाइट के नाम से आपको उसका जो फंक्शन है वो पता लग जाएगा। मैंने जैसे बताया GSAT और INSAT सीरीज की सैटेलाइट्स हमेशा जियो सिंक्रोनस होंगी, जियो स्टेशनरी होंगी और उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा टेलीकम्युनिकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, आपका मीटरोलॉजी या डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड आपकी IRS सीरीज या आपकी EOS सीरीज वाली जो सैटेलाइट्स होंगी वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी जिनका काम होगा रिसोर्स मैपिंग। इसी में कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट्स भी होंगी। एंड एक और बड़ा सा यूनिक सा मिशन जो इंडिया ने रन करवाया था वो था ASAT मिशन, विच वाज बेसिकली मिशन शक्ति के तहत मार्च 2019 में ये टेस्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटी को टेस्ट करना। इंडिया ने अपनी ही एक सैटेलाइट को टारगेट किया लो अर्थ ऑर्बिट में और इस मिसाइल को टेस्ट करा कि क्या ये मिसाइल उस सैटेलाइट के को जो है ख़त्म कर सकती है। तो टारगेट सैटेलाइट जो थी वो थी माइक्रोसैट आर, एक डिफंक्ट इंडियन सैटेलाइट थी जो कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस लोकेटेड थी। उसको टारगेट किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया यूजिंग अ डायरेक्ट असेंट एसैट मिसाइल। एसैट क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो DRDO ने इसको डेवलप करा था। इट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, स्पेसिफिकली इसी मिशन के लिए बनाया गया था। 3 मिनट का ये टेस्ट था लॉन्च से इम्पैक्ट तक। पर्पस और सिग्निफिकेंस अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इंडिया की एबिलिटी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, स्पेशली इन व्हेन इट कम्स टू इट्स स्पेस एसेट्स, स्पेस में जो हमारी वेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या थी? इंडिया चौथी कंट्री बनी वर्ल्ड में जो एक ऐसी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर पाई, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद। एंड कहीं ना कहीं इंडिया को स्पेस सिक्योरिटी देती है कि भाई आने वाले टाइम में स्पेस डेब्री का जो इशू है उसे हम रिस्पॉन्सिबली जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो इंडिया ने इंश्योर करा कि जिस सैटेलाइट को हम टारगेट कर रहे हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हो और ओवर टाइम जो है ये जो डेब्री जो इसमें से जो कचरा इसमें से निकला वो क्विकली जो है डीके कर जाएगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न कर जाएगा बिना फर्दर जो है बाकी सैटेलाइट्स के लिए दिक्कत पैदा करते हुए। इसी के साथ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आउटर स्पेस ट्रीटी का,
जो कहता है कि हम जो आउटर स्पेस है उसे मिलिटराइज या वेपनाइज नहीं करेंगे, उसको पीसफुल और सेफ सिक्योर पर्पसेस के लिए फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड ही इस्तेमाल करेंगे. स्पेस, आउटर स्पेस बिलोंग्स टू नो वन, इट इज़ अ शेयर्ड एसेट फॉर ऑल ह्यूमैनिटी. तो इसके बारे में, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इट इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी. इसके बारे में किसी और दिन में पढ़ेंगे. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट था उतना मैंने कवर करा, बट अगेन इफ़ यू थिंक देयर समथिंग एल्स विच शुड हैव बीन कवर्ड, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेल आइकन को दबाना ना भूलें. एंड ये टॉपिक स्पेसिफिकली फॉरेस्टर के पेपर में और एसएसबी के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उनके लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. स्प्रेड द मैसेज, शेयर द वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस, डू कनेक्ट विद अस. बाकी आप इंक्वायरी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर या हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन अम्बवाली गली, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, नियर स्प्रिंगडेल स्कूल. ठीक है. न्यू बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट ज़ोरों शोरों से आने वाली है. सो प्लीज़ स्टे एट द टॉप ऑफ योर गेम, स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड that's it. Take care. Have a good evening. Happy learning.